दुनिया की 37वीं शक्तिशाली सेना है बांग्लादेश की। आपको बताते चले कि सेना के हवाले इस वक्त वतन है, लेकिन इन सब के बीच आगे किस रूप में वो बढ़ेगा, क्योंकि जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, उसने यकीनन पड़ोसी मुल्कों की भी चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। शेख हसीना का विमान यूपी की सीमा में मौजूद है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली पहुंचने वाला है, लेकिन दिल्ली में नहीं रुककर दिल्ली से लंदन जा सकते हैं शेख हसीना। हालांकि इसको लेकर भी लगातार रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि लंदन में भी जिस तरह के हालात है, वहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। उसके बाद 3 बच्चों की मौत के बाद आपको बताते चले जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर भी यूके में हो रहा है, जिसके मद्देनजर फिनलैंड का भी ऑप्शन रखा गया है। यानी कि खबर यही है कि फिलहाल दिल्ली नहीं रुकेंगी, वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। और जिस समय दोपहर 2:30 बजे निकली थी शेख हसीना ढाका से, उस समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में शेख हसीना बस लैंड करने वाली हैं, जिस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश किस तरफ रुख कर रहा है, किस ओर आगे बढ़ा है, उसका भविष्य क्या है। और यहां पर आपको बताते चले अंतरिम सरकार को लेकर भी कवायद बांग्लादेश में तेजी से अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले सुशांत सरीन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, शेख हसीना कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करेंगी, लेकिन खबर यह आई है सामने कि दिल्ली नहीं रुककर वो या तो फिनलैंड जा सकते हैं या लंदन जा सकते हैं। यानी कि दिल्ली में इंडिया में रहने का फिलहाल अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं बांग्लादेश के भीतर, किस ओर बढ़ता हुआ ये मुल्क आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही मैंने पाकिस्तान से इस तरह की तस्वीरें देखी थी, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, बांग्लादेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभी के हालात क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा? देखिए, मेरे ख्याल किसी ने कल्पना नहीं की थी, इसीलिए इस तरीके की चीज होती है। क्योंकि अगर आप पहले कल्पना कर लें तो शायद आप ऐसे कदम उठाएं कि ऐसे आपको नज़ारे नजर ना आए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक तरीका तो ये है देखने का कि बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ है, 50 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, अब हर 5-10 साल में इस तरीके का एक उथल पुथल, एक उबाल आता है। वो कुछ समय तक रहता है और फिर चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन वो जो उबाल आता है, उसके जो असर छोड़ के जाता है, वो हरदम अच्छे नहीं होते। और कहीं ना कहीं भारत में ये एक जरूर एक चिंता होगी कि कहीं भारत के लिए एक तीसरा फ्रंट तो नहीं खुल रहा। ऑलरेडी हमारा चाइना वाला फ्रंट खुला हुआ है, पाकिस्तान वाला फ्रंट खुला हुआ है, और अब अगर बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आ जाए जो भारत की तरफ एक नफरत की निगाह रखती हो, जो कि अगर जमात इस्लामी की सरकार हो, तो जमात इस्लामी तो दहशतगर्द के लिए मशहूर है, दहशतगर्दी के लिए। और जब पिछली बारी वो बीएनपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी उनके सौजन्य से हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपना हिस्सा भी डाला था। तो अगर उसकी सरकार आती है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या हालात पैदा होते हैं, फिर वहां पर तनाव बढ़ जाएगा। दूसरा यह है कि क्या फौज कोई, वो जो 2007 और 2009 के बीच में फौज ने केयरटेकर सरकार बनाई थी, जो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स चला रहे थे, लेकिन फौज उसको पीछे से बैक कर रही थी, क्या उस तरीके की सरकार होगी या फौज शासन के ऊपर काबिज हो जाएगी? वो तो लगता नहीं है, क्योंकि फौज अगर बिल्कुल डायरेक्टली आ जाती है सरकार संभालने, तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए मान्य नहीं होगी। और अगर वो एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो क्या छोटे समय के लिए होगी, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आएगा, और फिर कैसी सरकार आएगी, उसका क्या स्वरूप होगा, मेरे ख्याल ये तो बांग्लादेश के लोग भी नहीं जानते। तो हालात मेरे ख्याल नाजुक रहेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन क्या बांग्लादेश बिल्कुल तितर बितर होने की रूप में? मेरे ख्याल वैसी बात नहीं है। ठीक है, उपद्रव हुआ है, उपद्रव सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन वो किस करबट बैठेगा ये अभी देखना है। उपद्रव की तस्वीरें पीएम आवास के भीतर से जो निकलकर सामने आ रही हैं, आप देखिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल होते हैं, और उसके बाद देखते ही देखते पीएम आवास के भीतर किस तरह की अराजकता पैदा हो जाती है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जिसको जो सामान मिल रहा है वो तोड़फोड़ कर रहा है या उठा के वहां से चल
विफलता बन रहा है और काफी देर से इस तरह की स्थिति पीएम आवास में बांग्लादेश के भीतर ढाका में इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में लैंड करने वाली है राजधानी दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं रहेंगी, यहां से विदेश के लिए, दूसरे देश के लिए या लंदन, फिनलैंड हो सकता है। इस तरह की जानकारी शेख हसीना को लेकर निकलकर सामने आ रही है। अशोक सज्जनधार जी, अब आपके पास आते हुए, भारत सरकार वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। हम सब ने देखा है बांग्लादेश को बनाने में भारत की किस तरह की भूमिका रही और उसके बाद से ही लगातार हमने किस तरह के संबंध अपने अच्छे वहां से स्थापित किए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब इस तरह की अराजकता का सामना उस देश को करना पड़ रहा है, भारत सरकार का क्या रोल देख रहे हैं आप, अशोक जी? अशोक जी, ये सवाल आपसे है। जी सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर वो डिस्टरबेंस हो गया था जी। आपने एक बार अगर आप फिर से दोहराएं प्लीज। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, यहां पर रोल हिंदुस्तान का क्या देख रहे हैं आप? और खबर यह है कि दिल्ली या फिर भारत नहीं रहेंगी, वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगी शेख हसीना। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी तक बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है जो इसके आगे क्या होने वाला है, शेख हसीना खुद क्या करने वाली है। मेरे विचार से हमारा जो अपना रवैया होगा वो तो यही है जो हम कहेंगे ये इंटरनल अफेयर है, ये अंदरूनी मामला है बांग्लादेश का, क्योंकि हम इसमें कोई प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं ले सकते हैं। और ये बात भी सही है, बात भी ठीक है। शेख हसीना के हमारे साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हों, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हों। उनके पिता के समय से, जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हों, और अभी भी 2009 से जब से वो 15 साल से रही हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध मेरे ख्याल से एक बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गए थे 1975 के बाद। ये स्वर्णिम समय था दोनों देशों के लिए। तो हम तो यही इसको मेंटेन करेंगे, जो ये उनका इंटरनल अफेयर है, अंदरूनी मामला है, परंतु फिर भी जैसे आपने कहा बहुत ही पैनी नजर से देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है। अब जैसे आपने बताया, जैसे सुशांत ने अभी बताया, देखिए वहां पर जो आर्मी चीफ ने अपना जो एड्रेस किया है, उन्होंने बहुत बारी अपने एड्रेस में यही कहा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब ये नहीं है जो एक तो आर्मी खुद आकर वहां पर अपना हक नहीं जमाना चाहती, अपने हाथ में सत्ता लेकर उसको नहीं चलाना चाहती, क्योंकि उसका बैकलैश अपने और होगा उसमें। तो इसीलिए उन्होंने बार बार दोहराया है चित्रा, जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हमको देखना होगा, अब वो जाएंगे सभी पार्टी मिलकर, आर्मी चीफ मिलकर राष्ट्रपति के पास वो गए होंगे मेरे विचार से, या तो अभी जाएंगे या अभी होकर आए होंगे। तो वहां से कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनता है, और मेरे विचार से ऐसे एक आदमी को उनको चुनना पड़ेगा जो कि बाय एंड लार्ज जिसको सपोर्ट अक्रॉस द बोर्ड हो, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर हो, काफी देर तक पार्लियामेंट का मेंबर रहा हो, जो कि सदा हो, सहजा हुआ हो, जिसके पांव धरती पर हो, जिससे कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो कोई फिगर। और वो फिर देखते हैं, जो अब इलेक्शन जल्दी कराने पड़ेंगे। अब कितनी देर बाद होते हैं, महीने में होते हैं, 3 महीने में होते हैं, तो इसमें इलेक्शन भी ये, तो ये सब और अनिश्चितताएं हैं। परंतु भारत के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उठा है। यकीनन हाल ही में हमने देखा था अलग अलग पड़ोसी मुल्कों में, चाहे वो श्रीलंका के हालात हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान में भी जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हिंदुस्तान ने हमेशा ये उनका अंदरूनी मामला है उसको देखते हुए उसी तरह का स्टैंड लेकर रखा हुआ था। लेकिन यहां पर फिलहाल अलग अलग जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद आपको बताते चले बड़ी तादाद में लोग जश्न मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन जो जगह जगह चल रहे थे, अब वो जश्न में तब्दील होता हुआ भी कुछ जगहों पर नजर आ रहा है। ये जो आंदोलनकारी हैं, अब अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में, किस रूप में बनेगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन मेजर जनरल संजय मिश्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, सेना का रोल सबसे ज्यादा अब अहम हो जाता है। जब आर्मी चीफ सामने आकर बड़े हुए सधे हुए शब्दों में उनकी ओर से एड्रेस किया गया अपने नेशन को, और उनकी ओर से बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि अंतरिम सरकार बनाना और हालात को सामान्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। सेना के रोल को किस रूप में आप देख रहे हैं इस समय बांग्लादेश के भीतर? चित्रा जी, मेरे को लगता है जहां तक सेना का रोल है, हमें एक उससे पहले जरूरी बात यह समझनी है कि ये वो सेना है जो आज की सेना 1971 के बाद उनके ऑफिसर्स और जवान आए हैं।
तो वो जो प्री 1971 वो वाली सेना थी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक वो देश की सेना है जो इंडिपेंडेंट आज़ाद देश है, और वो सब 1971 के बाद वाली है। मैं बांग्लादेश ऑफिसर्स के साथ कई बार इंटरेक्शन हुआ है। पहली बात तो यूनाइटेड नेशन मिशन मोज़ाम्बिक और रवांडा में जब मैं मेजर था 94-95 में। उसके बाद इनकी इंडियन जो इनकी बांग्लादेश एम्बेसी है इसमें हम कई बार जाते थे, और इनके जो पुराने आर्मी चीफ थे जनरल मोइनुद्दीन, वो मेरे साथ रवांडा में थे, वो बाद में चीफ बने। और मैं खुद अपने आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश गया था तकरीबन एक हफ्ते के लिए 2008 में। तो जितना मेरा वार्तालाप है बांग्लादेश की सेना के साथ, पहली बात मेरे को लगता है कि बांग्लादेश सेना ने एक सबक लिया था, जो वो पाकिस्तान की सेना से जो पहले उनका लगाव था, वो जो जुड़े हुए थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो वो मेरे को एक साफ जाहिर हुआ था कि वो भारतीय सेना से काफी सबक लेना चाहते थे और वो हमें मानते थे। तो वो सेना एक न्यूट्रल सेना के तौर पे थी, और वो रिकॉर्ड भी तकरीबन इतिहास अभी दर्शा रहा है कि वो काफी अपॉलिटिकल सेना रहना चाहती है। बीच बीच में इनके स्पॉट्स आए हैं कि जब वो थोड़ा पॉलिटिकल लीनिंग्स वगैरह हुई हैं, तो उनकी जो सेना की लीडरशिप है वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगी। और जो अभी इनके सेनाध्यक्ष ने भी बोला है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनवाएंगे, तो वो मदद जरूर करेंगे। सेना का 2-3 रोल है। सबसे पहला रोल रहेगा कि ये जो गंभीर स्थिति हो गई है, जो उपद्रवी है, इनको कंट्रोल करना, और मेरे को लगता है 1-2 दिन के अंदर ये सब कंट्रोल कर लेंगे सेना और वहां की पुलिस। दूसरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो अभी इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता बन गई है, उसको रेस्टोर करना, और उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट को रेस्टोर करना। उसके लिए भी मीटिंग्स चल रही होंगी काफी, और वो जाके प्रेसिडेंट से भी मिले हैं। तो जाहिर है कि एक हफ्ते के अंदर, और हो सकता है उससे भी जल्दी, एक इंटरिम गवर्नमेंट घोषित की जाए, और सेना को बताया जाएगा कि वो अपने इसके अलावा बिल्कुल कोई पॉलिटिकल आंदोलन में या किसी चीज ये में शामिल नहीं होगी। जानकारी आप दे रहे हैं। यकीनन सेना का रोल यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सेना प्रमुख की ओर से भी जिस तरह का सधा हुआ बयान सामने आया है, अंतरिम सरकार के लिए सेना ने अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। वहां पर जितने भी विपक्षी विरोधी दल हैं सभी से बातचीत की जा रही है। किसका नाम सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हबीबुल बशर साहब जुड़ चुके हैं। आप पूर्व क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, बहुत स्वागत है आपका। हबीबुल साहब, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है बांग्लादेश के भीतर, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अभी वहां पर हालात क्या हैं? अभी तो हालात ठीक है। आई एम गोइंग आउट नाउ। लास्ट 2 days आई एम स्टक इन माय होम। आई मीन couldn't get out. I have a lot of fear in my mind. The story I'm hearing, which is unbearable. I couldn't sleep last 3-4 days. But by the grace of Almighty, it's all settled now. It's all good. Everything is peaceful. I saw my son went out after 7 days. We've been stuck him in the house. It was difficult to, stop him to go outside, because his friends are fighting in the street. I mean, all the students are fighting in the street. I mean, a lot of innocent life we lost, which is not acceptable at all. But by the grace of Almighty, it's all settled now. We are celebrating now. I'm going out after 2 days. हबीबुल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अगर आप उर्दू या हिंदी में थोड़ा बोल सके। वैसे तो आपने जो जानकारी दी है कि यकीनन हालात को सामान्य बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्य विपक्षी दल के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शेख हसीना के इस्तीफे में नई पीढ़ी की ताकत दिखी है, यानी कि वहां पर इसको कामयाबी के तौर पर ले रही है। प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बधाई। तारिक रहमान की ओर से ये बातें कही गई हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल की ओर से खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जिनका ये बयान सामने आया है, और उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया है कि हम सब मिलकर लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। इस ओर आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, यानी कि लोकतंत्र की बात करते हुए तारिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की ओर से आया हुआ ये बयान अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है, और उनकी ओर से जो तस्वीरें ट्वीट की गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप लगातार वो युवाओं की ताकत दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बधाई। लगातार ताकत उनकी ओर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जनता जब सड़कों पर उतरती है अपनी मांगों को लेकर, तो फिर हालात किस तरह के बन जाते हैं। तारिक रहमान का ये बयान आपने देख लिया है। जैसे हमारे साथ हबीबुल साहब जुड़ेंगे मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन ये जो मुख्य विपक्षी दल का बयान आया है सुशांत सरीन जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो कह रहे हैं कि हम सब मिलकर लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, और इसके साथ ही युवाओं को वो बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया।
नहीं, देखिए अब वो जो बीएनपी वाले हैं, जब पिछली बारी सत्ता में थे, कौन सी लोकतांत्रिक सरकार चला रहे थे? सारे जितने इस्लामी दहशतगर्द ग्रुप थे उनके साथ तो उनकी सांठगांठ थी। जमात इस्लामी को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकी गुट जो थे उनको उन्होंने संरक्षण दे रखा था। तो अपने आप को, और खुद इन्होंने जो पैसा बनाया बांग्लादेश के लोगों को लूट के, वो भी सबके सामने है। तो इनसे कोई पूछे ना कि इनके जो पिताजी थे वो तो मेजर थे, मेजर जनरल थे फौज में, और ये लंदन में कैसे रह रहे हैं? पैसे किसने दिए इनको वहां पर रहने के? या ब्रिटिश सरकार इनको पैसे देती है? तो ये लूट वूट के पैसे लेके गए हैं ये इनके भाई। तो इनकी तो जो लोकतांत्रिक वो है विरासत है वो सबको पता है। इनके पिताजी जो थे वो भी डिक्टेटर थे। तो वो रहने दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन इशू ये है कि ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, देखिए अफगानिस्तान में भी 3 साल पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, बिल्कुल, अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट है। तो जब बनेगी सरकार और उसके पीछे कौन होगा, वो कब तक रहेगी, क्या टाइम फ्रेम दिया जाता है? जियाउल हक जो था पाकिस्तान का, वो हर बोलता था हर 90 दिन में मैं इलेक्शन करवाऊंगा। वो 90 दिन 11 साल तक उसने लटका के रखे, उसने चुनाव नहीं करवाए। तो ये भी हमारे सामने है, इसी खित्ते का इतिहास है, हमारे सामने है। तो इसलिए मैं कोई ज्यादा जजमेंट अभी पास नहीं करूंगा कि भाई फौज का क्या स्वरूप हो गया है। ये वही फौज है जो वो किस लेवल पे है। अब जनरल साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं तो जब तक देख नहीं लूंगा कि जमीनी स्तर पर वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं या वो इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सटेंड करते हैं कि सब कुछ हम साफ साफ करके दोबारा से जमहूरियत लेके आएंगे, वो किसको सत्ता में लेकर के आते हैं। हो सकता है कि क्योंकि अब सत्ता एक लिहाज से इनके हाथ के में है, तो हो सकता है उसका भी लालच हो जाए कि भाई हम थोड़ा इसका आनंद उठाएं। तो अभी कुछ पता नहीं है, अभी हालात बहुत ज्यादा एक फ्लक्स में है, बहुत तेजी से घटना चक्र चल रहा है। इसलिए कोई भी आंकलन लगाना कि अब इस दिशा में बांग्लादेश जाएगा और इस तरीके की सरकार आएगी और जमहूरियत का बोलबाला होगा, मैं ख्याल कुछ थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम से देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी इस बारे में इंतजार करना होगा। अलग अलग तस्वीरें लगातार जो ढाका से या बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं वो दिखा रहे हैं। अभी 2021 में ही जब शेख मुजीबुर रहमान की जन्म जयंती का 100वां वर्ष मनाया जा रहा था तो बहुत बड़ा कार्यक्रम शेख हसीना की ओर से किया गया। मैंने खुद जाकर बांग्लादेश में ढाका में रिपोर्टिंग की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार उनकी ओर से जो कोशिशें की गई, लेकिन हाल में बीते 2 महीनों में जिस तरह के हालात बने उसने बहुत बड़ी चुनौती शेख हसीना के सामने रख दिया। अशोक सज्जन हाजी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर शेख हसीना की सरकार ने भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको सही तरीके से हैंडल करने में वो नाकाम रही। उनकी ओर से कोशिशें की गई, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए थी शायद यही वजह रही कि लगातार आंदोलन और ज्यादा उग्र होता हुआ चला गया। बांग्लादेश हिंसा में 300 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। 14 पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग में जान जा चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 11,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। $10 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान हुआ है बांग्लादेश को। अशोक सज्जन जी, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, देखिए यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर हमने देखा है बयानबाजियों का दौर जारी रहता है किसी भी देश में, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं मुख्य विपक्षी दल की ओर से जो बयान सामने आ रहा है उस पर भी आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। इनकी भी भूमिका अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी बहुत शुक्रिया चित्रा, आपने जो बताया है और जो प्रश्न किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए जो तारिक रहमान ने कहा है मेरे ख्याल से और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो इसका जो है सफलता का सेहरा अपने सिर पर लेना चाहेंगे। जो भाई हमने इसको लीड किया है, हमारे जो यूथ पावर है वो लेकर आई है, और जो कुछ, क्योंकि वो अपने को अग्रणी में रखना चाहेंगे, आगे रखना चाहेंगे। जो कुछ भी वहां पर होता है उसका जितना भरपूर फायदा उनको मिल सकता है मिलना चाहिए। देखिए बेगम खालिदा जिया की तो हेल्थ वैसे ही खराब है, तारिक रहमान लंदन में रहते हैं, तो इसीलिए इनका ज्यादा इतनी वहां पर जो लीडरशिप थी, मैं जब वहां पर था 1990 के दशक में, तब के जो इनके लीडर्स थे बहुत, तब उनकी सरकार भी थी, सैफुर रहमान थे और सब लोग थे, होदा थे, वो सब अब खत्म हो चुके हैं। सेकंड रंग लीडरशिप देखिए ना तो अवामी लीग में थी और ना ही बीएनपी में है। तो इसीलिए खाली अब तारिक रहमान वहां से आएंगे, वही ये प्रयास करेंगे, जो इसका श्रेय है
जितना उनको ज्यादा मिल जाए, और जैसे वो जाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, वो अपने कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वहां पर लेकर आ पाए। बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, जो आपने कहा है जो क्या गलतियां हुई, तो गलतियां तो यकीनन हुई, क्योंकि देखिए शेख हसीना ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। पर जिसे कहा जाता है ना, जो हर चीज की कोई शेल्फ लाइफ होती है, अब वो 15 साल से वो अपना सरकार में थी, और जो कहा जाता है उनको अब वही सुनाया जाता था जो वो सुनना चाहती थी। चाहे वो एरोगेंस हो, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन हो, इन्फ्लेशन हो, प्राइसेस, ये सब जो हो रहे थे इनको उन्होंने अनदेखा किया। और फिर जब उन्होंने ये कहा जो ये सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं ये सभी रजाकार हैं, ये सभी ट्रेटर हैं, आई थिंक उसने दैट हैज हिट अ वेरी रॉ नर्व इन लोगों के बीच में। और उसी से ये एकदम, और ये जब हुआ है तो जो आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जमात है, बीएनपी है, मेरे विचार से बाहर से भी जो है, क्योंकि आईएसआई तो हमेशा ही यहाँ पर एक्टिव रहने का प्रयास करता है, इन सब ने ये देखा है जो ये मौका बड़ा अच्छा है, इसका हम मौके का कैसे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये सभी जो ऑपोजिशन फोर्सेस थे, हालांकि उनकी जो रिजर्वेशन की मांग थी उसको तो स्वीकार कर लिया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया गया, परंतु और सबको इसको ब्रॉडन करके सभी मिलकर आकर उनके विरुद्ध उन्होंने ये किया है, और इसका हश्र हम देख रहे हैं सामने हमारे है। 2-3 बड़ी गलतियां मेजर जनरल संजय मेश्राम जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, और लगातार वहां की जो तस्वीरें आ रही दिखा रहे हैं, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू बंगाल आ रहे हैं, इस तरह का दावा उनकी ओर से कर दिया गया है। केंद्र सरकार से बात करें राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से, जो वहां पर नेता विपक्ष भी हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी ये जो टिप्पणी है संजय मेश्राम जी, उस पर भी मैं आपसे चाहूंगी। और यहां पर जिस आरक्षण का जिक्र यहां पर अशोक सजनहार जी कर रहे थे, देखिए 1971 में बांग्लादेश जब आजाद होता है 80% आरक्षण रहता है, 2012 में उसमें बदलाव करके 56% कर दिया जाता है, 2018 में 4 महीने का लंबा चौड़ा प्रदर्शन चलता है, कोटा खत्म हो जाता है, हाईकोर्ट के आदेश से फिर आरक्षण आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वाला फैसला पलट दिया और आरक्षण 56% से 7% कर दिया गया, यानी कि यहां पर वापस भी लिया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5%। उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात पैदा हुए तो 3 बड़ी गलतियां आपको क्या दिखाई दे रही हैं संजय मेश्राम जी? और ये बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस तरह के जो दावे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी। और देखिए चित्रा, 3 बड़ी गलतियां जो साफ उभर के आती हैं, कोई इसमें सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन 3 जो मेजर गलतियां हैं। पहली गलती तो मेरे को ये लगता है कि शेख हसीना शायद अपने अवाम या जनता के साथ थोड़ी डिस्कनेक्टेड थी, और वो जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, उसको शायद उन्होंने बिल्कुल धिक्कार दिया कि मेरे को सुनना ही नहीं है, और फिर जो उनको इंटेलिजेंस इनपुट देना चाहते थे वो वही देंगे जो वो सुनना चाहती है। तो एक गलती है कि वो डिस्कनेक्टेड थी, और वो जो बोलते हैं ना, एक लीडर को अपना पल्स समझना चाहिए अपने लोगों का, शायद वो अपना लोगों का और खासकर यूथ का, स्टूडेंट्स का पल्स नहीं समझ पाई, और वहां पर वो उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की और अनदेखा कर दिया। दूसरा, एक और बड़ी गलती हुई है, जो ये इलेक्शंस हुए थे जनवरी में, देखिए ये सब तभी से शुरू हो गया था, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट, खासकर जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए थे, तो वो उनको एक समझना चाहिए था। देखिए एक डायलॉग डिप्लोमेसी उनको करना चाहिए था, एक अथॉरिटेटिव रूल पे, एक डिक्टेटोरियल रूल पे अगर वो आ गई और उन्होंने बाकियों को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो एक और बहुत बड़ी गलती थी। देखिए पॉलिटिकल में सबको को एग्जिस्ट करना पड़ता है, ये सबको पावर चाहिए, लेकिन दूसरों की भी वो सब समझनी चाहिए अपोजिशन की क्या चाहत है, तो वो एक और शायद उनकी गलती थी। और तीसरी जो मेरे को एक और गलती उनकी लगती है, जो एज अ लीडर सबसे अहम ये होना चाहिए कि उनको अपने लोगों के बारे में और जो वहां पर इनपुट्स आती जा रही हैं उसका हमेशा ध्यान रखते हुए सेना के साथ उनके शायद जो क्या नाम है रिश्ते थे उसमें भी थोड़ा वो है, क्योंकि आप देखिए जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में लोग घुस गए, सिक्योरिटी वाले ने रोका ही नहीं, ये भी थोड़ी बड़ी अजीब स्थिति है। कैसे, मतलब थोड़ा भी एक तो रेजिस्टेंस करना चाहिए था, उन्होंने तो पूरी खुली छूट दे दी है।
तो साफ जाहिर है इनका अपने जो सिस्टम था जी उनके साथ भी शायद डिस्कनेक्टेड था। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं बांग्लादेश के हालात पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करें सभी, ये कहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बांग्लादेश के मसले पर केंद्र सरकार फैसला करेगी, ये बात भी उनकी ओर से भरोसा जताते हुए कही गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना किया जाए, पश्चिम बंगाल की सीएम की ओर से ये बातें कही गई हैं। पड़ोसी देश के हालात के बुरे असर की आशंका है। क्या कुछ कहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ने, सुनिए। আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ সেটা দেখে রাখছি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেভাবে বলবে আমরা সেভাবেই করছি। আর আমি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি লিডারদের অনুরোধ করছি, কিন্তু সেটা নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে এমন কিছু লিখবেন না বা বলবেন না যাতে বাংলার কোনো শান্তি নষ্ট হতে পারে বা ভারতের শান্তি নষ্ট হতে পারে। এটা আমি সবাইকে বলছি, ইনক্লুডিং দ্য বিজেপি লিডার, কারণ তারা অলরেডি কিছু পোস্ট করছে যে পোস্টগুলো করা উচিত না বলে আমি আমাদের নেতাদেরও বলবো কেউ কোনো পোস্ট যাবে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, एक तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, बकायदा आंकड़ा लेकर भी वो सामने आ रहे हैं। और अब ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता बयान दे रहे हैं, उनको बयानबाजी से बचना चाहिए, केंद्र सरकार फैसला लेगी। यकीनन इस पार अगर पश्चिम बंगाल है तो उस पार बांग्लादेश है, और आपस में जिस तरह का रिश्ता भी रहा है, इस वजह से वहां पर स्थिति संवेदनशील हो सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान है, लेकिन केंद्र सरकार की नजर निगाह लगातार बनी हुई है। सीधे सुशांत सरीन जी आपके पास आते हुए, पश्चिम बंगाल की सीएम की ओर से ये जो बयान दिया गया है कि हालात यकीनन संवेदनशील हैं और जो कोई भी इस पूरे मामले में बयान दे वो सोच समझ कर दे, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब जिस तरीके के बयान आए हैं, अगर तो एक्चुअली हिंदुओं का पलायन होना शुरू होता है और नरसंहार होता है हिंदुओं का बांग्लादेश में, जो कि एक स्लो लेवल का तो चल ही रहा था, और बांग्लादेश की जो आबादी भी कम हो रही है वो इस करके भी हो रही है कि अगर 20-25% आपके हिंदू थे और अब वो 7-8% पे रह गए हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन कंट्रोल का अच्छा तरीका आपने ढूंढा था। लेकिन वो एक आशंका जरूर है, लेकिन अगर आप उस पर लोगों को उत्तेजित करेंगे तो भारत के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है, पहली बात। और क्योंकि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके कंसर्न्स जो हैं वो कहीं ज्यादा होंगे कि हालात बिगड़ ना जाएं, और अगर पलायन होता है जिसकी कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे संभाला जाएगा। तो ये इश्यूज बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल एक और भी इशू जो आपका उभर करके आएगा कि अगर बांग्लादेश में हालात ऐसे ही रहते हैं और भारत के खिलाफ एक सरकार बन जाती है, तो फिर जो सुरक्षा के हालात पैदा होंगे उसको कौन देखेगा, उसको कैसे देखा जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे को ये लगता था कि बांग्लादेश के साथ ठीक है, तस्करी होती है, तमाम इलीगल इमिग्रेशन का भी एक मामला है, लेकिन बाय एंड लार्ज पिछले 15 वर्षों में शेख हसीना की जो सरकार थी उसने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कड़ा रुख लिया था। बिल्कुल। क्या अब जो सरकार आएगी, क्या वो उसी रुख पे बरकरार रहेगी, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेगी, या भारत के साथ रिश्तों में बगाड़ और कड़वाहट लेके आएगी? तो अब एक एवरीथिंग इज अप इन दी एयर। पहली बारी फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि आज शाम में राजनीति भी होगी ना इस पे कि हमारा देखिए सारा खित्ता कंट्रोल के बाहर जा रहा है। आज से पहले भी तो ये हुआ था। ये पहली बारी हुआ है कि आपके जो नेबरहुड में जितने देश हैं उसमें एक उथल पुथल चल रही है। नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में कई बार हुआ। भारत के साथ रिश्ते कभी बिगड़ते हैं, कभी बेहतर होते हैं। बांग्लादेश में हुआ है, बाकी और देशों में भी हुआ है। लेकिन हालात जो हैं, और ये हमारे को पहचानना पड़ेगा कि हमारे पश्चिमी जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, अब एक बहुत ज्यादा वहां पर एक सेंसिटिविटी आ गई है, बहुत ज्यादा वहां पर एक टेंशन है, और इस पे आपके जो सुरक्षा बल हैं वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल हमारे लिए चिंता का विषय तो है, और अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस पर बात कर रही हैं तो वो बात समझ में आती है बिल्कुल।
बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो या फिर नेता विपक्ष हो, ऐसे संवेदनशील मामलों में सभी को एक सुर से, क्योंकि देश की यहां पर बात है और अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी से किसी भी पक्ष का कोई भी नेता हो उसको बात जाने की जरूरत है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए भारत सरकार का जो स्टैंड है वो अभी तक समझ में आ रहा है। इन सबके बीच इंतजार किया जा रहा है शेख हसीना क्या दिल्ली लैंड करेंगे, यहां से दूसरे विमान से वो किस मुल्क जाते हैं, इस पर भी सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच भारत सरकार का रोल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में पलायन होगा, इस बात को लेकर बार बार आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान का क्या रोल आप देख रहे हैं, क्या करना होगा ऐसी स्थिति में? जी, ये आपने जो प्रश्न पूछा है चित्रा, ये बिल्कुल उससे मिला हुआ है जो अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने कहा है। परंतु उनका कहना बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा, जो भाई, और उन्होंने जो कहा, जो ये केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी जो हमारा क्या रवैया होना चाहिए, इस पर हमारा क्या नजरिया होना चाहिए, और वही हम स्टेप्स लेंगे। परंतु आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने स्वयं कहा था, जो वहां से अगर लाखों के लाखों लोग आते हैं जो कि रिफ्यूजी बनकर आते हैं तो हम उनको यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसीलिए देखिए, बात ऐसी है जो उनको भी समझना चाहिए। जो जब शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कह दिया तो उनके विरुद्ध बोलने के लिए तो आप आ गए जो ये केंद्रीय सरकार करेगी। परंतु जब केंद्रीय सरकार ने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय मामले जो हैं, विदेशी मामले हैं, उनके ऊपर जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी टिप्पणी नहीं दे, तो वो उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स भी नहीं खेली जानी चाहिए। परंतु मेरे विचार से भारत सरकार ऐसे इतने ज्यादा अगर लोग आते हैं वहां से, तो कुछ ना कुछ उनको ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा रेफ्यूजीज को हम ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी हमारे लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए कैसे उसके साथ डील किया जाए वो फिर उसको देखना पड़ेगा। हालात जैसे हम अभी बात कर रहे हैं चित्रा, बहुत ही अनिश्चितता बनी हुई है। क्या हालात वहां पर होने वाले हैं ये अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में समझ आएगा। और इसीलिए मैंने कहा था जो भारत सरकार की वहां के हालात पर बहुत पैनी नजर बनी होगी, और वो अपने जो कुछ इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके साथ जरूर वो बातचीत में होंगे, जरूर कांटेक्ट में होंगे, और उसी को देखते हुए मेरे विचार से हमारी आगे। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश के भीतर पनपी हुई है, उसके मद्देनजर बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी पश्चिम बंगाल में ही इस वक्त मौजूद हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से बाकायदा सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक भी की गई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजी बीएसएफ ने वहां पर समीक्षा की। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। बांग्लादेश के भीतर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, यकीनन कुछ लोग इसका फायदा उठाकर हिंदुस्तान में भी घुसपैठ की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के हालात को बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। दूसरे भी पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जो लगातार इसी ताक में हिंदुस्तान के मद्देनजर बैठे रहते हैं। ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से ये बड़ी मीटिंग करते हुए दलजीत चौधरी, जो खुद पश्चिम बंगाल में डीजी बीएसएफ मौजूद है, उनकी ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। मेजर जनरल संजय मिश्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, घुसपैठियों की बात हो रही है या फिर शरणार्थियों की बात हो रही है, लेकिन इसके इतर जो आम लोग हैं उनके जहन में यह सवाल है कि अगर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना वहां से निकल चुकी हैं, तो फिर बांग्लादेश में शरण पाने की बजाय वो दूसरे मुल्क में क्यों जा रही हैं? आम लोगों के जहन में यह सवाल है। भारत सरकार का क्या इस पर स्टैंड है, या वो खुद जाना चाहती है? क्या समझ में आ रहा है, अगर ये मैं आपसे जानना चाहूं तो? चित्रा, जो आपने सवाल उठाया है, देखिए वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है और चौथी बार भी वो मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनका बहुत लंबा समय रहा है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनकी जो ये शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि वो अपने देश को छोड़ के कैसे भाग रही हैं। देखिए, इसमें कई लोग बोलेंगे नहीं भागना चाहिए। देखिए, वो एक देश की लीडर है और उन्होंने जो भी पॉलिसीज चुनी है, कुछ खराब हो सकती है, उन पॉलिसीज को अगर वो अगर उन्होंने हार्शली अमल भी किया है, उस पर एक लोगों का फीडबैक लेके उनको एक टाइमली करेक्शन करना चाहिए था। तो एक लोगों में फिर आक्रोश आ गया उनके प्रति, और आपने देख लिया कि किस प्रकार उनके रेजिडेंस में घुसे हैं लोग उनको मारने के लिए। तो साफ जाहिर है कि जिस प्रकार अशरफ गानी भागा था, या ये प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो उनको डर था अपनी जान का। लीडर को तो ये तैयार रहना ही पड़ता है।
कोई भी लीडर अपने मैदान कैसे छोड़ के जा सकता है, अपना देश कैसे छोड़ के जा सकता है। तो हिंडन एयरबेस पर उनके लैंड करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शेख हसीना लैंड, हिंडन एयरबेस पर उनके लैंड करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इसके बाद वो कहां पर जाती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड कर चुका है। अब यहां से वो कहां जाती हैं, भारत सरकार की लगातार निगाह नजर बनी हुई है। आगे क्या होगा, क्या वो लंदन जाएंगी, क्या वो फिनलैंड जाएंगी, आगे उनका क्या कदम रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब तक की जानकारी के हिसाब से फिलहाल वो राजधानी दिल्ली नहीं रुकेंगी, वो यहां से दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो जाएंगे। अपनी बात पूरी कर लें संजय मेसन जी, यही सवाल पूछा जा रहा है, वो दूसरे मुल्क जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो दूसरे मुल्क जा रही है। पहली बात तो देखिए शर्मनाक बात है, एक कायरता पूर्वक कोई लीडर है जो भाग रहा है। ठीक है, जान अब उनकी हथेली में थी तो वो तो एक लीडर को सहना पड़ता है। और मैं एज एन आर्मी मैन बोलता हूँ, अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते, वो अपने देश को छोड़ के जा रही है। तो पहली बात तो ये लीडरशिप है नहीं। इसके कई लोगों के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। दूसरा, जो हिंडन अभी एयरबेस पे लैंड की है, ये भी साफ जाहिर है कि इंडियन डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत तगड़ी है। ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। तो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दी है, वो भी एक हमारे एयरफोर्स बेस पे जो गाजियाबाद के पास है, हिंडन एयरपोर्ट। और वहां से वो अब कहीं जाए वो हमारे कोई मतलब नहीं है। और मेरे को लगता है हमारा कोई भी वहां उनसे शायद मुलाकात भी नहीं होगी। हो सकता है वो जमीन पे भी हम उनको ना उतरने दें और रिफ्यूल करके वो अपना वहां तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो भी लगातार आप तक पहुंचाएंगे।